नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण की गहरी पड़ताल कर रहे हैं और इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं की कहानियां पढ़ रहे हैं। एक तरफ है वैश्विक अर्थव्यवस्था, जहां मतलब अनिश्चितता है, तनाव है और एक धीमी रफ्तार का माहौल है। और फिर दूसरी तरफ है भारत की कहानी, जो इन सब से कह सकते हैं बेअसर अपनी ही गति से आगे बढ़ती दिख रही है। तो आज का हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में ऐसा क्या चल रहा है, भारत इतना मजबूत क्यों नजर आ रहा है और भविष्य के लिए इसके मायने क्या हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं वैश्विक तस्वीर से। सर्वेक्षण के मुताबिक ये थोड़ी धुंधली और बिखरी हुई है। जैसे कुछ साल पहले जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे तो एक डर का माहौल था। सब कह रहे थे कि वैश्विक मंदी आ सकती है, लेकिन सर्वेक्षण कहता है कि इसका असर उतना बुरा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका असर कई वजहों से कम हो गया। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने अपने कुछ खास ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ समझौते कर लिए, जिससे असल टैरिफ दर कम हो गई। और दूसरी, और ये बहुत मजेदार है, जैसे ही टैरिफ की घोषणा हुई, अमेरिकी कंपनी और लोगों ने सोचा कि चीजें महंगी होने वाली हैं, तो उन्होंने पहले से खरीदारी शुरू कर दी। इसे फ्रंट लोडिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब डर का असर खुद ही एक छोटी मोटी तेजी ले आया, यानी तूफान आने से पहले ही सबने अपनी अपनी नावें किनारे लगा ली। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ नहीं बल्कि अपनी अपनी अलग अलग रफ्तार से चल रही हैं? बिल्कुल, यही समय की सबसे बड़ी कहानी है। सर्वेक्षण इसे ग्रोथ डाइवर्जेंस कहता है। आप अमेरिका को देखिए, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई में इतना भारी निवेश हो रहा है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ये जानना हैरान करने वाला है कि हाल की तिमाहियों में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ का मतलब लगभग आधा हिस्सा सिर्फ आईटी और एआई से जुड़े निवेश से आया है। आधा हिस्सा, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था की दिशा कैसे बदल रही है। दूसरी तरफ आप यूरोप को देखिए। जर्मनी, फ्रांस, ये सब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी रफ्तार से चल रही हैं। और अगर हम पूर्व की ओर देखें तो चीन अपनी प्रॉपर्टी मार्केट के संकट से जूझ रहा है। वहां अपस्फीति यानी डिफ्लेशन का खतरा है। मतलब चीजों की कीमतें बढ़ने की बजाय घट रही हैं, जो कमजोर मांग का संकेत होता है। तो एक तरफ अमेरिका एआई की लहर पर सवार है और दूसरी तरफ चीन में लोग खर्च करने से कतरा रहे हैं। इसका असर तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की नीतियों पर भी पड़ता होगा। साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी अपनी धुन पर नाच रही है। एक तरफ चीन है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ब्याज दरें कम रख रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूके हैं, जो महंगाई से लड़ने के लिए दरें बढ़ा चुके हैं। भारत कहीं बीच में है। और जब ब्याज दरों में इतना फर्क हो, तो पैसा यानी कैपिटल उस जगह की ओर भागता है जहां उसे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। इससे बाजार में बहुत अस्थिरता पैदा होती है। और सर्वेक्षण में एक और चिंता का जिक्र है, सरकारों पर बढ़ता हुआ कर्ज, ये राजकोषीय दबाव। हाँ, और ये एक गंभीर समस्या है। देखिए, महामारी के दौरान सरकारों ने जमकर खर्च किया, जो जरूरी भी था। लेकिन अब महामारी के बाद भी ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा बना हुआ है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि सरकार अपने पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने के बाद भी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रही है। मतलब वो रोजमर्रा के खर्च के लिए भी और उधार ले रही है। सर्वेक्षण कहता है कि भारत और ब्राजील इस मामले में अपवाद हैं। हमने इस पर बेहतर नियंत्रण रखा है। और जब सरकारें इतना उधार लेती हैं, तो निवेशकों को उनको शक होने लगता होगा कि ये पैसे चुटा पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। जब निवेशकों को शक होता है तो वो सरकार को उधार देने के लिए ज्यादा ब्याज मांगते हैं। यही बढ़ा हुआ ब्याज बॉन्ड यील्ड कहलाता है। अमेरिका में 30 साल के बॉन्ड की यील्ड 5% के पार चली गई थी, जो 2007 के बाद सबसे ज्यादा है। ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ये सरकार और कंपनियों दोनों के लिए उधार लेना और महंगा कर देता है। इस पूरी अनिश्चितता का असर तो विदेशी निवेश पर भी पड़ा होगा, एफडीआई पर। सीधा और गहरा असर। 2024 में दुनिया भर में एफडीआई में 11% की गिरावट आई। कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से हिचक रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट? वो क्या? जहां एक तरफ पूरी दुनिया में निवेश घट रहा था, वहीं अकेले अमेरिका में एफडीआई 19.7% बढ़ गया। एक मिनट, क्या कहा? पूरी दुनिया में एफडीआई घट रहा है और अमेरिका में लगभग 20% बढ़ रहा है? ये कैसे हुआ?
ये उसी एआई और टेक्नोलॉजी की कहानी से जुड़ा है। ये सारा पैसा एआई की सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर बनाने वाले कारखानों में लग रहा है। दुनिया भर का पैसा अब कुछ चुनिंदा और भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहा है। आप अंदाजा लगाइए, 2024 की 10 सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से 4 सेमीकंडक्टर की थीं और उनमें से 3 अकेले अमेरिका में थीं। ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के गुरुत्वाकर्षण को बदलने जैसा है। पैसा अब हर जगह नहीं, बल्कि कुछ खास जगहों पर जा रहा है। अच्छा, सर्वेक्षण में एक शब्द बार बार आता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, आर्थिक शासन कला या इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। सुनने में तो ये किसी जासूसी नॉवल का शीर्षक लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हाँ, शब्द थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पारंपरिक आर्थिक नीति का लक्ष्य होता है देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखना, महंगाई कम करना, विकास दर बढ़ाना वगैरह। लेकिन आर्थिक शासन कला इससे एक कदम आगे है। इसमें देश अपने आर्थिक साधनों का इस्तेमाल, मतलब व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये लक्ष्य विदेश नीति से जुड़े हो सकते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा से। लेकिन प्रतिबंध और व्यापारिक दबाव तो हमेशा से चलते आए हैं। ये तो कोई नई बात नहीं लगती। तो आज ऐसा क्या अलग हो रहा है कि हमें इसके लिए एक नया शब्द गढ़ना पड़ा? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सच है कि ये कोई नई बात नहीं है। सर्वेक्षण खुद प्राचीन ग्रीस के मैगेरियन डिक्री का उदाहरण देता है। ये लगभग 2500 साल पुरानी बात है। एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ाई चल रही थी और एथेंस ने स्पार्टा के सहयोगी शहर मेगारा का व्यापार अपने सभी बंदरगाहों पर रोक दिया। ये क्लासिक इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट था। और भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो इस विषय पर लिखा गया एक पूरा ग्रंथ है। लेकिन आज जो अलग है वो है इसका पैमाना, इसकी जटिलता और इसके हथियार। पहले ये प्रतिबंधों और व्यापार तक सीमित था। आज के हथियार हैं टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण, सप्लाई चेन का सैन्यीकरण और डेटा का प्रवाह। महामारी ने हमें सिखाया कि हमारी एफिशिएंसी पर आधारित ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। एक देश में लॉकडाउन लगता है और पूरी दुनिया में कारहों से लेकर फोन तक बनने बंद हो जाते हैं। मतलब अब देश सिर्फ ये नहीं देख रहे कि सामान कहाँ सस्ता बनता है, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि क्या वो सप्लाई चेन सुरक्षित है, क्या वो उनके नियंत्रण में है। बिल्कुल। अब दक्षता यानी एफिशिएंसी की जगह मजबूती यानी रेजिलियंस ने ले ली है। इसीलिए अब हर देश अपने लिए जरूरी उद्योगों जैसे सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी और एआई को अपने देश में या अपने दोस्त देशों में स्थापित करना चाहता है। सर्वेक्षण में इसके कई आधुनिक उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि ये खेल अब कितने ऊंचे स्तर पर खेला जा रहा है। जैसे कि कौन से उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण तो अमेरिका और चीन के बीच चल रहा चिप वॉर है। अमेरिका ने अगली पीढ़ी की एआई और सुपर कंप्यूटिंग चिप्स तक चीन की पहुंच को रोकने के लिए कड़े निर्यात नियंत्रण लगा दिए हैं। इसका मकसद सिर्फ व्यापार रोकना नहीं, बल्कि चीन के तकनीकी विकास को रोकना है। और जवाब में चीन ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो स्मार्टफोन से लेकर लड़ाकू विमानों तक में इस्तेमाल होते हैं, उनके निर्यात पर अपना नियंत्रण कड़ा कर दिया है। इसी तरह यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM है। यह एक तरह का ग्रीन टैरिफ है। अगर कोई देश ज्यादा प्रदूषण फैलाकर स्टील या सीमेंट बनाता है और उसे यूरोप में बेचता है, तो उसे उस पर टैक्स देना होगा। तो दुनिया के बड़े बड़े देश आर्थिक शतरंज की ये बिसात बिछा रहे हैं, जहां हर मोहरा एक रणनीतिक हथियार है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत इस खेल में कहाँ खड़ा है? क्या हम सिर्फ एक मोहरा है या खुद एक खिलाड़ी बनने की राह पर है? यही आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी उम्मीद जगाती है। वित्त वर्ष 26 के लिए जो पहले अनुमान आए हैं, उनके अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने की उम्मीद है। 7.4%? हाँ, और अगर ऐसा होता है तो ये लगातार चौथा साल होगा जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। 7.4%? ये तो वैश्विक सुस्ती के माहौल में एक असाधारण आंकड़ा है। लेकिन ये ग्रोथ आ कहां से रही है? क्या ये निर्यात पर आधारित है? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और मजबूत पहलू है। ये ग्रोथ काफी हद तक घरेलू मांग से। हाँ, बिल्कुल, घरेलू मांग से प्रेरित है। यानी हम और आप जैसे आम लोग पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अर्थशास्त्री इसे प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं और सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 61.5% हो गई है, जो एक दशक में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी है। लेकिन क्या सिर्फ घरेलू मांग पर इतना निर्भर रहना एक जोखिम नहीं है?
अगर कल को महंगाई बढ़ती है या लोगों का आत्मविश्वास कम होता है तो क्या हमारी ग्रोथ की कहानी लड़खड़ा नहीं जाएगी? ये एक जायज चिंता है और कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक इंजन पर लंबे समय तक नहीं चल सकती है। लेकिन अभी के लिए इस घरेलू मांग के पीछे कुछ ठोस कारण है। महंगाई पर नियंत्रण रहा है, रोजगार की स्थिति स्थिर है और लोगों की वास्तविक आय बढ़ी है। और सर्वेक्षण ये भी बताता है कि ये खपत सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, ग्रामीण खपत में भी स्थिरता है, जो इस ग्रोथ को एक मजबूत आधार देता है। ये तो हुई मांग की बात। सप्लाई साइड यानी उत्पादन के मोर्चे पर क्या हो रहा है? सप्लाई साइड पर भी तस्वीर अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र ने अच्छी गति पकड़ी है, जो मेक इन इंडिया जैसी पहलों का नतीजा हो सकता है। और हमारा सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर तो हमेशा से मजबूत रहा है। और इन सब के बीच कृषि क्षेत्र ने भी मुश्किलों के बावजूद अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता दी है। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के सभी इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में सर्वेक्षण में एक और बड़ा विचार सामने आया है, रणनीतिक अनिवार्यता या स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। ये क्या है? ये आर्थिक शासन कला वाली दुनिया का जवाब है। रणनीतिक अनिवार्यता का मतलब है कि एक देश ऐसी चीजें, सेवाएं या टेक्नोलॉजी बनाए जो दुनिया के लिए इतनी जरूरी हो कि कोई उसे नजरअंदाज न कर सके, उसे आसानी से बदला न जा सके। इसे एक तरह का आर्थिक बीमा समझिए। क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। सोचिए, आज दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स कौन बनाता है? ताइवान। ताइवान इतना छोटा देश है, लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स वहीं बनती हैं। इस वजह से वो वैश्विक राजनीति में अपने आकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी देश उस पर आसानी से दबाव नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि सबको उसकी बनाई चिप्स चाहिए। ये उसकी रणनीतिक अनिवार्यता है। भारत को भी ऐसे ही क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। सर्वेक्षण कहता है कि भारत अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करके, आर्थिक स्थिरता बनाए रखकर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में दुनिया के लिए मानक स्थापित करके ये सुनिश्चित कर सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे प्रभाव का स्रोत बने। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हम एक नए दौर में जी रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार और विकास का दौर नहीं है। ये एक ऐसा दौर है जहां आर्थिक साधनों का इस्तेमाल रणनीतिक हथियारों के रूप में किया जा रहा है। देश अब सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि ताकत और सुरक्षा भी देख रहे हैं। और इस सर्वेक्षण से जो सबसे बड़ा विचार निकल कर आता है, वो ये है कि इस नए युग में किसी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा शायद उसकी सैन्य ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उसकी अपनी जरूरत होगी, उसकी अपनी अनिवार्यता। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। भविष्य में भारत के लिए वो कौन से विशिष्ट क्षेत्र या क्षमताएं होंगी जो इस रणनीतिक अनिवार्यता का निर्माण करेंगी और दुनिया के मंच पर उसकी जगह को हमेशा के लिए मजबूत कर देंगी। आज हमारे पास 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। हाँ, हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ग्रोथ रेट 7% है या 8%, बल्कि ये समझना है कि इस ग्रोथ के इंजन में मतलब तेल कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हेडलाइन नंबर तो कहानी का सिर्फ कवर पेज होता है। सही बात है। असली कहानी तो उसके पन्नों के अंदर छिपी होती है, और आज हम वही पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या हम और आप जैसे लोग ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाने में पैसा लगा रही हैं? और अर्थव्यवस्था के जो 3 बड़े खिलाड़ी हैं, हाँ, खेती, इंडस्ट्री और सर्विसेज, बिल्कुल। उनकी अपनी अपनी कहानी क्या है? चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और हम एक बहुत बड़े मिथ को भी तोड़ेंगे। अच्छा, कि क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग वाकई में सिकुड़ रही है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिमांड साइड से। अर्थव्यवस्था में जो ये मजबूती दिख रही है, आखिर इसके पीछे कौन है? सबसे पहले बात करते हैं हम और आप, यानी आम उपभोक्ता की। सर्वे कहता है कि प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब लोगों के पर्सनल खर्चे में, हाँ। इस साल की पहली 6 माह में 7.5% का जबरदस्त उछाल आया है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बता रहा है। कैसे? अगर हम जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन के हिस्से को देखें तो ये अब करीब 60.7% पर पहुंच गया है। 60.7%? हाँ, ये एक रिकॉर्ड हाई लेवल है। आसान भाषा में, भारतीय अर्थव्यवस्था अब पहले से कहीं ज्यादा घरेलू खर्च पर निर्भर कर रही है। अच्छा, जो इसे बाहरी झटकों से बचाने में मदद करता है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब देश की लगभग 2/3 इकोनॉमी हमारे आपके खर्चों पर चल रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये चमक दमक सिर्फ शहरों तक सीमित है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि ग्रामीण भारत में, गांवों में डिमांड उतनी मजबूत नहीं है। क्या सर्वे इस बारे में कुछ बताता है? ये बहुत जरूरी सवाल है
और आंकड़े यहाँ एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। ओके। शहरी मांग तो मजबूत है ही, हम्म। यूपीआई ट्रांजैक्शंस आसमान छू रहे हैं, गाड़ियों की बिक्री अच्छी है। हाँ, वो तो है। लेकिन असली सरप्राइज ग्रामीण मांग से आया है। ओके। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की बिक्री, अच्छा। जो सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हाल बताती है, उसमें अच्छी खासी तेजी आई है। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे डेटा भी है। हाँ बिल्कुल। नाबार्ड का एक सर्वे है जो कहता है कि नवंबर 2025 में लगभग 80% ग्रामीण परिवारों ने कहा कि उनका खर्च पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। 80%? हाँ, और इसके पीछे कुछ ठोस कारण हो सकते हैं, जैसे जीएसटी रेट्स का ठीक होना और सबसे बड़ी बात महंगाई का थोड़ा कंट्रोल में आना। हाँ, महंगाई। हाँ, जब महंगाई कम होती है तो लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे हमेशा ये चिंता रहती है कि सिर्फ खर्च के दम पर ग्रोथ ज्यादा दिन नहीं टिकती। सही बात है। क्या सर्वे में निवेश को लेकर भी कुछ ऐसी पॉजिटिव तस्वीर दिखती है? क्योंकि असली और टिकाऊ ग्रोथ तो तभी आएगी जब नई कंपनियां और फैक्ट्रियां लगेंगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और अच्छी खबर ये है कि निवेश भी ग्रोथ का दूसरा मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या GFCF कहते हैं। एक मिनट, ये GFCF ये क्या है? इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। GFCF का मतलब है कि देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स, जैसे कि नई फैक्ट्री, मशीनें, सड़कें, पुल, अच्छा, इन सब पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये भविष्य की ग्रोथ की नींव है। ओके। और इस मोर्चे पर पहली छमाही में 7.6% की बढ़ोतरी हुई है, जो कोरोना से पहले के दौर से भी ज्यादा है। वाह, तो मतलब कंपनियां भी पैसा लगा रही हैं। ये सरकारी है या? ये दोनों हैं। सरकारी खर्च तो मजबूत है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी कहानी है वो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है। अच्छा। प्राइवेट कंपनियों ने जो नए इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं की हैं, वो इस साल की पहली छमाही में 14.6 लाख करोड़ रुपए की थीं। एक मिनट, 14.6 लाख करोड़? जी। पिछले साल इसी समय में ये आंकड़ा कितना था? पिछले साल ये 7.9 लाख करोड़ रुपए था। क्या बात कर रही हैं? ये तो लगभग दोगुना हो गया। बिल्कुल। मतलब प्राइवेट सेक्टर अब खुलकर निवेश कर रहा है। क्या सर्वे बताता है कि ये पैसा किस खास सेक्टर में जा रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी? सर्वे पूरी डिटेल तो नहीं देता, लेकिन स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन जैसे इंडिकेटर्स बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मजबूती है। ये साफ संकेत है कि एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो रहा है जो लंबे समय तक ग्रोथ को सहारा दे सकता है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि लोग और कंपनियां दोनों ही जेब ढीगी कर रहे हैं। डिमांड की तरफ से सब हरा हरा दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये तो सिक्के का एक ही पहलू है। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि क्या हमारी फैक्ट्रियां और कंपनियां इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए उतना ही सामान और सेवाएं बना भी पा रही हैं? बहुत बढ़िया पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि मांग आगे भाग रही है और सप्लाई पीछे रह गई है? चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू यानी सप्लाई साइड को देखते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सप्लाई साइड पर भी कहानी काफी मजबूत है। अच्छा। ग्रोथ की गाड़ी को मुख्य रूप से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर खींच रहे हैं। लेकिन नींव को मजबूत रखने का काम कृषि क्षेत्र ने किया है, जिसमें लगभग 3.1% की स्थिर ग्रोथ का अनुमान है। यहीं पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। बताइए। मैंने सर्वे के एक चार्ट में देखा कि फसलों की ग्रोथ तो बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, कभी सूखा तो कभी अच्छी बारिश। हाँ, तो फिर आप कृषि को स्थिर कैसे कह सकती हैं? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये वो कहानी है जो अक्सर हेडलाइन नंबर्स में खो जाती है। ओके। जब हम कृषि कहते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ गेहूं और चावल पर जाता है। ओके। लेकिन कृषि का एक और बड़ा हिस्सा है जिसे संबंध गतिविधियां या एलाइड एक्टिविटीज कहते हैं। एलाइड एक्टिविटीज? इसमें पशुपालन यानी दूध डेयरी और मत्स्य पालन यानी मछली पालन आता है। अच्छा, तो दूध और मछली का भी इसमें बड़ा रोल है? बहुत बड़ा। फसलें मौसम पर निर्भर करती हैं, इसलिए उनमें उतार चढ़ाव होता है। सही बात है। लेकिन डेयरी और फिशरी सेक्टर लगभग 5 से 6% की एक बहुत ही स्थिर और मजबूत दर से हर साल बढ़ रहे हैं। हर साल? हाँ, और अब खेती से होने वाली कुल कमाई में इनका हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। तो ये स्थिर सेक्टर फसलों वाले अस्थिर सेक्टर के झटकों को सोख लेते हैं और पूरी कृषि ग्रोथ को एक स्थिरता देते हैं। वाह, ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है ना? ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। एक चिंता जो हमेशा जताई जाती है वो ये है कि भारत की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री में सामान बनाने का हिस्सा कम होता जा रहा है और हम सीधे खेती से सर्विसेज वाली इकोनॉमी बन रहे हैं। क्या ये सच है?
देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मतलब अक्सर गलत समझा जाने वाला पॉइंट है। अच्छा। जो गिरावट दिखती है वो GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में मौजूदा कीमतों पर दिखती है। मौजूदा कीमतें और असली कीमतें, इसमें क्या फर्क है? आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए एक फैक्ट्री 100 साबुन बनाती है और एक IT कंपनी 100 घंटे की सर्विस देती है। ठीक है। अगले साल फैक्ट्री अब भी 100 साबुन बना रही है, लेकिन IT कंपनी ने अपनी सर्विस की कीमत दोगुनी कर दी। ओके। नहीं किया। अच्छा, तो मतलब सर्विसेज वाली अपनी कीमतें ज्यादा आसानी से बढ़ा पाते हैं, इसलिए उनका हिस्सा ज्यादा बड़ा दिखने लगता है। बिल्कुल, इसे प्राइसिंग पावर कहते हैं। अगर हम महंगाई के असर को हटाकर यानी वास्तविक कीमतों पर देखें, हाँ। तो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा इकोनॉमी में लगभग 17 से 18% पर स्थिर बना हुआ है। तो उत्पादन कम नहीं हुआ है। नहीं, उत्पादन कम नहीं हुआ है, बल्कि सेवाओं की कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। तो इसका मतलब मेक इन इंडिया को लेकर जो चिंताएं थीं, जी, वो शायद उतनी गहरी नहीं है जितना आंकड़े दिखाते हैं। एक तरह से हाँ। औद्योगिक गतिविधि असल में बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। इस साल इंडस्ट्री के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें अकेले मैन्युफैक्चरिंग ने पहली छमाही में 8.4% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। 8% से ज्यादा? और आपका सर्विस सेक्टर तो असली पावर हाउस है ही, जो 9.1% की दर से बढ़ रहा है, और अब GDP का 53% से ज्यादा हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। ये सब समझना बहुत फैसिनेटिंग है। हमारे पास अलग अलग डेटा आता है, कभी कारों की बिक्री का मासिक डेटा, तो कभी तिमाही GDP के आंकड़े, ये सब अलग अलग समय पर आते हैं। हाँ, ऐसे में जो लोग नीतियां बना रहे हैं, जैसे RBI या वित्त मंत्रालय, वो रियल टाइम में अर्थव्यवस्था की नब्ज पर हाथ कैसे रखते हैं? सही सवाल है। क्योंकि जब तक आधिकारिक GDP आंकड़े आते हैं, तब तक तो 2 महीने बीत चुके होते हैं और कहानी बदल चुकी होती है। आपने एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या की बात की है, और इसी का समाधान है एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक, जिसका जिक्र सर्वे में है। क्या? नाउकास्टिंग। नाउकास्टिंग, ये क्या है? फोरकास्टिंग तो सुना है, ये नाउकास्टिंग क्या भला है? फोरकास्टिंग यानी भविष्य का अनुमान लगाना, नाउकास्टिंग यानी अभी का, प्रेजेंट का अनुमान लगाना। अच्छा, अभी का। जैसा आपने कहा, GDP डेटा 2 महीने लेट आता है। तत्काल फैसले लेने के लिए ये जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में अभी क्या हो रहा है, न कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। इस मॉडल को महामारी के दौरान आंतरिक रूप से विकसित किया गया था। तो ये काम कैसे करता है? ये किसी जादू की तरह लगता है। ये जादू नहीं, बल्कि स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स है। ये मॉडल 17 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है। 17? हाँ, ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें हर महीने मिलते हैं, जैसे बिजली की खपत, रेलवे का माल भाड़ा, कार की बिक्री, हवाई यात्रा, PMI इंडेक्स वगैरह। ठीक है, तो ये 17 अलग-अलग चीजों को देखता है, लेकिन इन सबको मिला के एक तस्वीर कैसे बनाता है? ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल करता है, जिसे डायनामिक फैक्टर मॉडल कहते हैं। ये इन सभी 17 अलग-अलग आवाजों के पीछे की एक कॉमन धुन या लय को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये ऐसा है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में 17 अलग-अलग वाद्य यंत्र बज रहे हैं। हाँ, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला, कोई वायलिन, और ये मॉडल उन सब के शोर से मुख्य ताल या धुन को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही उपमा है। अच्छा। और इस मॉडल की खूबसूरती ये है कि ये खुद सीखता है कि कौन से वाद्यंत्र यानी कौन सा इंडिकेटर उस महीने सबसे ज्यादा मायने रख रहा है। सर्वे में एक स्क्री प्लॉट नाम का चार्ट है, जो दिखाता है कि पहला निकाला गया फैक्टर यानी पहली मुख्य धुन अकेले ही इन 17 इंडिकेटर्स में लगभग 60% बदलाव को समझा देती है। मतलब आपको सभी 17 को अलग अलग ट्रैक करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इस एक मुख्य फैक्टर को देखकर इकोनॉमी की दिशा समझ सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसी के आधार पर ये मॉडल GDP ग्रोथ का काफी सटीक अनुमान लगा लेता है, वो भी आधिकारिक आंकड़े आने से बहुत पहले। वाह। सर्वे में एक चार्ट है जिसमें ये अनुमानित रेखा असल GDP की रेखा के लगभग साथ-साथ चलती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें इसे एक साथ देखना हो तो ये स्रोत हमें क्या बता रहे हैं? ये स्रोत एक बहुत ही मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। ग्रोथ के इंजन दोनों तरफ से चल रहे हैं। डिमांड साइड पर लोग और कंपनियां दोनों खर्च कर रहे हैं, और सप्लाई साइड पर इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमने कुछ छुपी हुई कहानियों को भी उजागर किया। बिल्कुल। जैसे कृषि क्षेत्र में फसलों की अस्थिरता के बावजूद डेयरी और फिशरी जैसे सेक्टर्स उसे स्थिरता दे रहे हैं। हाँ। और मैन्युफैक्चरिंग की कहानी भी जितनी सीधी दिखती है,
उससे कहीं ज्यादा गहरी है, जहां वास्तविक उत्पादन स्थिर बना हुआ है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में कुछ संरचनात्मक बदलाव हो रहे हैं। जैसे जीडीपी में कंजम्पशन का हिस्सा एक नए हाई पर है, एक नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो रहा है, और नाउकास्टिंग जैसी तकनीकों से पॉलिसी बनाना अब ज्यादा डेटा ड्रिवन और रियल टाइम हो गया है। सही बात है। ये सब एक परिपक्व होती अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। आपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की बात करते हुए प्राइसिंग पावर का जिक्र किया था। हाँ। कि कैसे सर्विस सेक्टर अपनी कीमतें ज्यादा आसानी से बढ़ा सकता है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे सर्विस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और हावी होता जाएगा, इस बढ़ती हुई प्राइसिंग पावर का भविष्य में महंगाई के ट्रेंड्स पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। और क्या एक समय ऐसा आएगा जब भारत में सामान बनाने के मुकाबले सेवाएं प्रदान करना कहीं ज्यादा मुनाफे का सौदा बन जाएगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।